बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आलमी हालात व वाक़यात पर अगर हम देखें तो बदस्तूर अब भी सऊदी अरब और ईरान के दरमियान होने वाली मुफ़ाहमत एक इंतहाई अहम बैनुल-अक़वामी वाक़या है। ये मुसाइलत और मुफ़ाहमत यकीनी तौर पर अवामी जमहूरियत चीन की सफारती कोशिशों के नतीजे में आई। चीन ने ईरान और सऊदी अरब के कौमी सलामती के मशीरों को बीजिंग में मदऊ किया और 5 दिन से ज़ायद जारी रहने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में बिल-आखिर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक तारीख़ी मुफ़ाहमती माहिदा तय पा गया। ये माहिदा जो है, आखिर इसके क्या अग़राज़ व मकासद हैं, क्या मजबूरी थी, क्या किसी की मजबूरी थी, चीन ने यह किरदार अदा क्यों किया, इसके मशरिक़ वुस्ता पर क्या असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान के लिए क्या असरात होंगे, क्या इस मायदे के नतीजे में अमरीका और इज़राइल का असर व रसूख ख़ित्ते में कम होगा, और ख़ित्ते में जो इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। इन तमाम तर मामलात नुकात पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है। उसका तारुफ़ आपसे करा देते हैं। एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब मौजूद हैं। ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर ख़िदमत सर अंजाम दे चुके हैं। माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं और कौमी और बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग़ में मशरिक़ वुस्ता और बैनुल-अक़वामी अमूर पर लिखते भी हैं और तज्ज़िया भी फ़रमाते हैं। एम्बेसडर दुरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इनके साथ मौजूद हैं मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट नासिर अब्बास शिराज़ी साहब, मशरिक़ वुस्ता का अमन, ईरान, सऊदी अरब और बैनुल-अक़वामी अमूर के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। नासिर अब्बास शिराज़ी साहब, आपका भी शुक्रिया। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो तारीख़ी माहिदा तय पाया ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, और बिलाखिर हैरानकुन तौर पर चीन ने इसमें पहल की और चीन ने मदऊ किया ईरान और सऊदी अरब के कौमी सलामती के मशीरों को, और बिलाखिर 5 रोज़ की बातचीत के बाद ये तारीख़ी माहिदा तय पाया। आप क्या समझते हैं कि जो चीज़ें तय की गई हैं माहिदे में, आइंदा आने वाले दिनों पर इन पर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा, और क्या मुस्बत असरात सामने आएंगे मशरिक़ वुस्ता में अमन के हवाले से? जी, शुक्रिया मतीन साहब। मेरे ख्याल में जो माहिदा बज़ात खुद है वो अपनी ज़बान में बात कर रहा है, और वो ये है कि फ़ैसला इस बात का है कि अगले 2 महीनों में सऊदी अरबिया और ईरान अपने सफारती ताल्लुकात बहाल कर लेंगे। और इसमें जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, मेरे नज़दीक चीन ने जो है मॉडरेटर की बजाय फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया है, लेकिन ये रोल ऐसे खामखा में नहीं आ गया। चीन का एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, चीन का जी। अपना एक स्टेटस है, और उससे बढ़कर चीन जो है सऊदी अरबिया और ईरान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हुँ। तो ट्रेड, मैं पहले भी इन प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि ट्रेड के अंदर बड़ी जो है वो पावर होती है। जी। उससे ट्रेड से तो बल्कि थ्योरी ये भी है कि इफ द नेशंस ट्रेड दे डोंट गो टू वॉर। तो ये भी अपनी जगह है, और उसमें आपने देख लिया था चीन और इंडिया के दरमियान जो था हुँ। वो गलवान वैली पे जो है स्कर्मिशेस हुए। और इंडिया कशीदगी बढ़ ने जो गई। है जी। 60 पे पाबंदी लगाने की कोशिश की, लगा दी, लेकिन उल्टा नुकसान उन्हें हुआ। हुँ। नतीजा क्या निकला? 2019 में इंडिया और चीन का ट्रेड $90 बिलियन था, जो 2022 में बढ़ के $120 बिलियन पे चला गया, यानी जी। $30 बिलियन का इजाफा हो गया। तो ईरान और सऊदी अरबिया जो है वो भी चूंकि मिडल ईस्ट के अहम ममालिक हैं, बल्कि अगर मिडल ईस्ट जो है उनके बगैर नामुकम्मल हो जाता है, तो ये ईरान और सऊदी अरबिया तकरीबन 60% जो है ऑयल चीन का प्रोड्यूसर्स वो हैं, फराम। बिल्कुल। तो इसलिए इसकी एक अपनी अहमियत है। और अदरवाइज जो खत्ते के लिहाज से अगर सऊदी अरबिया और ईरान अगर उनके दरमियान मफाहमत हो जाती है, तो इससे यकीनन खित्ते में अमन को जो है वो तक़वियत मिलेगी। तक़वियत मिलेगी। हुँ। जी। जी। नासिर अब्बास शिराज़ी साहब, ऑल इज़ अबाउट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन मिडल ईस्ट, के जो मिडल ईस्ट में सियासी तब्दीलियाँ हैं, आपने कुछ अर्सा पहले देखा
कि इसराइल का असर रसूख बढ़ रहा था। मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, बहरीन, इन तमाम ममालिक ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए थे। अब इस मायदे के नतीजे में आप क्या देखते हैं कि मशरिक़ वस्ता में क्या अहम सियासी तब्दीलियाँ रूनमा हो सकती हैं? चूँकि एग्रीमेंट बहुत संजीदगी के साथ, बहुत कमिटमेंट के साथ किया गया है और इसमें दोनों पार्टीज़ ने, दोनों फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया है कि जिन जिन नुकात पर इत्तफ़ाक़ हुआ है उस पर अमल दरामद किया जाएगा, और अगर अमल दरामद होता है तो मशरिक़ वस्ता में बड़ी अहम सियासी तब्दीलियाँ होंगी। ईरान और सऊदी अरब यकजा होंगे, कशीदगी कम होगी और जो दीगर मसाइल हैं वो भी यकीनी तौर पर हल होंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं इसको जब इस एग्रीमेंट को देखता हूं तो सबसे पहले हम जो लेवल ऑफ एनालिसिस होता है तो एक ग्लोबल लेवल के ऊपर इसका एक इम्पैक्ट है जी और मिडिल ईस्टर्न लेवल के ऊपर भी, जो रीजनल लेवल है उसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट है। एक ये है कि जिसको हम कहते हैं कि अमेरिका इस पूरे रीजन के अंदर जो है वो डिसीजन मेकर था और बिल्कुल। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग भी, यानी जाहिर है उनकी एक मिलिट्री माइट है, एक इकोनॉमिक माइट है, तो पॉलिटिकल डिसीजन मेकर होना भी उनका बड़ा रेलेवेंट था। तो चाइना ने उनसे ये रोल इस रीजन के अंदर जो अमेरिकन हेजमनी थी, उस हेजमनी के ऊपर ये एक बड़ा वार वार है है। और चाइना ने इससे ये रोल स्टार्ट किया है। आप देखते हैं कि इस रीजन के अंदर अमेरिका, जैसे पहले एक दौर में शाह ऑफ ईरान को अमेरिकन पुलिसमैन इन द रीजन कहा जाता था, तो कुछ अरसा पहले अगर आपको याद हो कि प्रीवियस जो अमेरिकन रजीम है तो वो किंग के बारे में, किंग सलमान के बारे में क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, वो किंग यू कांट सर्वाइव विदाउट अस इवन फॉर अ डे। तो मेरा समझता हूँ कि ये एक बड़ा चेंज है कि वो जिस तरह एक ह्यूमिलेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करके यहाँ ममालिक के डिसीजन मेकिंग पावर को अपने हाथ में रखते थे और उनको ब्लैकमेल करते थे, चीजें वहां से निकल के तो चाइना के हाथ में जाना शुरू हो गई है। और ये राइज ऑफ द ईस्ट का भी एक इंडिकेटर है कि जो ईस्ट है वो बहरहाल इस वक्त एक मल्टीपोलैरिटी की तरफ दुनिया दोबारा जा रही है और इसमें मल्टीपोलैरिटी में जो राइज ऑफ द ईस्ट है वो बड़ा विजिबल है और उसमें चाइना और रशिया का रोल बड़ा ही प्रोमिनेंट है। ये एक पहलू है। सेकंड पहलू ये है कि इस रीजन के अंदर अमेरिकन पॉलिसी ये रही है कि ईरान को एक थ्रेट के तौर पे पोर्ट्रे किया जाए और कंट्रीज को ये बावर कराया जाए कि हम ईरान के मुकाबले में आपको प्रिवेंट कर सकते हैं, लिहाजा हमारा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो आपको चाहिए, हमारे फोर्सेस आपको चाहिए, हमारे बेसिस आपको चाहिए, हमारी फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। लिहाजा उस प्रेजेंस के ऊपर जो पहला वार हुआ है वो तो मैं समझता हूँ कि अबू गरैब का वाकया है कि जिसमें अमेरिका का वो अड्डा जो डीप साइड डेजर्ट के अंदर है और वहां पे जो है वो अटैक हुआ। उस अटैक के नतीजे में बहुत सारे लोग जो है वो बड़ा नुकसान हुआ और रॉयटर्स ने उसकी सारी विजुअल जारी की। और अब दूसरा डैमेज ये है कि क्या ये इस खित्ते के अंदर अमेरिका इस वक्त डिसीजन मेकर अगर वो नहीं रहा और वो इस खित्ते के अंदर पावर ब्रोकर भी नहीं रहा तो क्या वो क्या ईरान अब एक थ्रेट है? अगर चाइना मिटिगेट कर सकता है इन थ्रेट्स को और चाइना जो है वो इनके दरमियान रवाबत को बेहतरीन बना सकता है और ये ममालिक आपस में बैठ सकते हैं एक टेबल के ऊपर, तो फिर क्या इतनी दूर से अमेरिका की जरूरत है यहाँ पर कि वो इन थ्रेट्स के मुकाबले में आपके साथ खड़ा हो? जी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, जो नासिर अब्बास शिराजी साहब ने इशारा किया कि अब अमेरिका का असर और रसूख कम होगा, आप क्या समझते हैं कि मशरिक़ वस्ता के वो ममालिक जो कठपुतली बने हुए थे इसराइल और अमेरिका के इशारों के ऊपर अपनी खारजा पॉलिसी, जंगें, पॉलिसीज़, अपनी हिकमत अमली, क्या बाज़ादाना तरीके से मशरिक़ वस्ता में फ़ैसले हो सकेंगे और अमन हो सकेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मैं मुख्तसरन यही 4 जहतों में इसकी बात इसको देखते हैं हम। एक इसका सिफारती पहलू है, एक सियासी पहलू है, एक माशी पहलू है और एक तस्वीराती पहलू है। वेरी ब्रीफली मैं जहां तक इसका सिफारती पहलू है तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी जो इसकी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है ये चाइना के लिए है कि उसने एक रीजन में जिस तरह एम्बेसडर साहब ने भी कहा एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया है। तकरीबन 40 साल से पुरानी जो मुखासमत थी उसको कम करने के लिए। तो जो वर्ल्ड ऑर्डर अब इमर्ज कर रहा है उसमें चाइना एक पीस बिल्डर या पीस मेकर के तौर पर अगर इमर्ज करता है डिफरेंट रीजन्स में तो ये एक बहुत इसकी सिग्निफिकेंस होगी नंबर 1 डेफिनेटली। लेकिन अब मैं इकोनॉमिक डायमेंशन में जब बात करता हूँ तो ऑब्वियसली जो दोनों ममालिक अगर एम्बेसीज अपनी खोल लेते हैं तेहरान में और जद्दा में तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है।
लेकिन इकोनॉमिकली अगर रियलिटी में देखा जाए नट्स एंड बोल्ट्स में, तो अभी बहुत होमवर्क और ग्राउंड वर्क की जरूरत है बिफोर ये जो थॉ है इनिशियल, ये कोई सब्सटेंटिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक कॉपरेशन में ट्रांसलेट कर सके। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप जानते हैं क्योंकि अमेरिका यूनिलैटरली JCPOA से निकला था, तो अब वो बैंक्स और फाइनेंशियल इदारे जो कि अमेरिका में बिजनेस करते हैं और अमेरिका को एक बड़ी मंडी समझते हैं, क्या वो चाहेंगे कि अब वो ईरान से भी ट्रेड करें? क्या अरबी कंपनीज और ट्रेडर्स और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो हेविली अमेरिका से के इकोनॉमिक सिस्टम से इंटीग्रेटेड हैं, तो क्या अमेरिका उनको ये अलाउ करेगा कि जो उसकी यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं ईरान की जानिब, वो उन इदारों पर लागू नहीं होंगी और ईरान के साथ वो एक इकोनॉमिक यानी कि रिवाइवल ऑफ रिलेशंस शुरू हो सकेंगे? अच्छा, तीसरा एस्पेक्ट जो है वो इसका एक तस्वीराती बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान शायद जो तनाव है उसमें कमी आएगी, लेकिन रियलिटी में जियोपॉलिटिकली जो रियल कंपेटिटर है ईरान का मिडिल ईस्ट में, वो एक्चुअली सऊदी अरब नहीं बल्कि इसराइल है। और मैं आपकी तवज्जो जो है वो इस बारे में इस जानिब मबजूल कराना चाहता हूं कि पिछले 2-3 महीने में अमेरिका और इसराइल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी दिफाई एक्सरसाइजेस हुई हैं, जिसमें स्ट्रेटेजिक जो बॉम्बर्स हैं अमेरिका ने, उसमें उन्होंने भी शिरकत की है। और इसराइल और अमेरिका एक डेफिनेटली दूसरी तरह से देखते हैं ईरान को। ऑब्वियसली मे बी अरब वर्ल्ड को ये मौका मिलेगा कि इस मुखासमत में वो एक, चूंकि उनको बहुत नुकसान पहुंच रहा था यमन के लिहाज से, शाम के लिहाज से, तो उसकी कॉस्ट उनके लिए कम हो जाएगी। लेकिन जो बुनियादी कंस्ट्रक्ट है जियोपॉलिटिक्स का, जिसमें इसराइल और ईरान के दरमियान एक प्रॉक्सी वॉर भी है, एक आइडियोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट भी है। और मुझे याद कराने दीजिए, अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट्स आई हैं कि अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं सऊदी अरब के फॉर नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस साइमल्टेनियसली विद इसराइल एज वेल, उसमें उन्होंने 3 कंडीशंस रखी हैं। एक तो ये कि अमेरिका सिक्योरिटी गारंटी दे सऊदी अरब को, दूसरा उनको पुरअमन अपना एटमी प्रोग्राम भी शुरू करने में और डेवलप करने में मदद दे, और तीसरा जो उसके हाईटेक वेपन सिस्टम्स हैं उस पे वो भी प्रोवाइड करे। तो सऊदी अरब का जो थॉ है या जो इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशंस है विद इसराइल, वो टेंडम में चल रहा है साइमल्टेनियसली विद इम्प्रूविंग रिलेशंस विद ईरान। तो इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इस मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, कुछ और नए पहलुओं पर बात करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदेद, और हम बात कर रहे हैं तारीखी सऊदी अरब और ईरान के दरमियान होने वाली मुफाहमत और इसके मशरिक़ वुस्ता के ऊपर क्या मुमकिन असरात मुरतब होंगे। एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, यमन की जंग भी बहुत बड़ी वजह तनाज़ा था ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, और अभी गैर मुल्की ज़राए इब्लाग रिपोर्ट कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट भी थी जिसमें यह कहा गया कि ईरान ने मायदे के तहत अब इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि वो हौथियों को अब असले की फराहमी रोकेगा। आप क्या समझते हैं कि इस एग्रीमेंट के नतीजे में अब यमन का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या इसकी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इसका हल निकाला जा सकेगा? जी, खासी हद तक बल्कि हो भी गया है, क्योंकि यमन अब में वहाँ काफ़ी हद तक अमन मौजूद है और कोई पिछले 6 माह से कोई ऐसा एक्सचेंज नहीं हुआ, और यकीनन ईरान की तरफ से जो है वो एश्योरेंसेस दी गई होंगी, क्योंकि उसके बगैर मुमकिन नहीं था कि सफारती ताल्लुकात बहाल होते। आपको याद होगा कि ये यमन ही था जिसकी वजह से हमें भी जो है
हम अंडर प्रेशर आए, अगरचे हमने जो है वो उसमें सऊदी अरबिया की बात नहीं मानी और एक न्यूट्रल स्टांस मेंटेन रखा था, तो ईरान की तरफ से भी है और प्राइवेटली हम ईरान को भी कहते रहे थे कि यू हैव नो बिजनेस टू बी इन यमन। बहरहाल इट हैज वर्क टू सम एक्सटेंट, और उसमें अब ये है कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और उम्मीद है कि ये आगे इसी तरह से बढ़ेगा। और क्योंकि ये जब आप अमेरिका की बात करते हैं, अभी ये बात हुई यहाँ पे, अमेरिका की रेलेवेंस कम तो हरगिज नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका जो है वो जैसे कहते हैं सारी दुनिया में हर एक का नेबर है, तो इसलिए वो नेबर रहेंगे, सारी दुनिया में हर एक का नेबर है। तो इसलिए वो उनका वो कम नहीं होगा, और सऊदी भी नहीं चाहेंगे कि वो अमरीकियों को नाराज करें। और इजराइल की जहाँ तक बात है, वो इजराइल एक फैक्टर है, उसमें ईरान और इजराइल का जो फैक्टर जो है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल में अब मिडिल ईस्ट के अंदर जो बातें चल रही हैं, सऊदीया के बारे में कहा जाता था कि जी वो अब आज नहीं तो कल जो है वो इजराइल को तस्लीम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जो शराइत रखी हैं वो खासी कड़ी हैं। उसमें ये 3 शराइत जो मोहम्मद अली साहब ने गिनवाई हैं, सिक्योरिटी गारंटीज, न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसकी हाई टेक वेपन्स की, उसके अलावा जो किंग अब्दुल्ला का जो टू स्टेट का फार्मूला है वो उन्होंने उसको सऊदीज ने खासे वाज़ेह तौर पे कहा। और यहाँ पे भी जो है मैं जो 1-2 जगह पे गया हूँ तो वहाँ पे भी उनका ये है कि क्योंकि अगर पैलेस्टाइन को अबंडन कर देते हैं तो उनका रज़ा देतर बीइंग द लीडर ऑफ मुस्लिम उम्मा वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक अहम बात अपनी जगह मौजूद है, और इजराइल को भी मेरे ख्याल में ये रियलाइज करवाया जा रहा है एक तरह से कि आपको जो है वो सियासी तरीके और सिफारती तरीकों से पैलेस्टाइन के मसले का हल करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सी तब्दीलियां मुतवक्का हैं, और हमारे लिहाज से बड़ा पॉजिटिव अमल है कि इसमें सऊदी और ईरान दोनों दोस्त मुल्क हैं, ब्रदर मुल्क हैं, तो उसमें हम पे जो माजी में प्रेशर रहा है वो कम हो जाएगा। जी नासिर अब्बास शिराई साहब, इसी नुक्ते को आगे पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर रहा है, और पाकिस्तान में पास में मियां नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, तेहरान और रियाद का दौरा किया, फिर इमरान खान साहब ने भी कोशिश की, और यकीनी तौर पे मौजूदा वज़ीर आज़म ने भी ईरान और सऊदी अरब का दौरा किया, वज़ीर ख़ारजा भी कर चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि इसका मुमकिना तौर पर, चूँकि पाकिस्तान के दोनों के साथ इंतहाई बरादराना ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ भी और सऊदी अरब के साथ भी, और पाकिस्तान के रूहानी लिंक्स भी हैं, पॉलिटिकल लिंक्स भी हैं, डिप्लोमेटिकली भी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं, तो पाकिस्तान इसे कैसे देखता है और पाकिस्तान के ऊपर क्या मुमकिन तौर पर असरात मरतब होंगे और पाकिस्तान का किरदार क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया। आपकी इजाज़त से जी मैं एक इजराइल का पहलू भी थोड़ा सा इसमें कंसिडर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने पहले वाले क्वेश्चन में भी ये बात की थी। देखें, ऑन द ग्राउंड इस वक्त इसराइल अपने बदतरीन पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, और हम सारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं ये बात जानते हैं कि जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वहां यकीनन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। इसराइल में इस वक्त कोई 1.5 साल के अंदर 5वीं मुंतखब हुकूमत जो है वो बदतरीन मुजाहिरों की जद में है। बिल्कुल ऐसे। और अमेरिका जैसे फ्रेंडली कंट्री ने ऑफिशियली अपने शहरियों को इसराइल के विजिट से मना कर दिया है। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट ने नेतन्याहू को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया है, और कहा है कि दुनिया के ममालिक के सरबराहान से मैं गुजारिश करता हूं कि वो नेतन्याहू से मुलाकात न करें। जब एक पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन इसराइल के अंदर एग्जिस्ट करती है और उसके साथ इकोनॉमिक इशूज एग्जिस्ट करते हैं, गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर फिलिस्तीनियों के साथ जो क्लैशेस हुए हैं, स्क्रिमिशेस हुई हैं, उसके नतीजे में इसराइल के अंदर कैजुअलिटीज हुई हैं जो अनप्रेसिडेंटेड हैं। बिलखसूस खान यूनिस के इलाकों में और मगरबी किनारे से जो मुजाहमत हुई है वो पहले कभी नहीं हुई। पहले जो मुजाहमत हुई है वो सिर्फ गजा के इलाके से होती है। फिर आपने ये देखा कि रिवर्स माइग्रेशन जो वो इसराइल से शुरू हो गई है, और इसराइल के अंदर मुख्तलिफ फाल्ट लाइन्स जो हैं, बिलखसूस आर्थोडॉक्स जो हैं उनके और जो दीगर मकातब फिक्र है उनके दरमियान फाल्ट लाइन्स जो हैं वो बहुत तेजी से वाइडन होना शुरू हो गई हैं। तो इसराइल को जो एट होम क्राइसिस है, उस क्राइसिस में उनको रिलीफ तो ये था कि अगर कुछ इस्लामी ममालिक उनको एंडोर्स करते और रिकग्निशन की तरफ जाते तो उससे उनको एक मैसेज मिलता था कि नहीं
कहीं इतने भी तन्हाई नहीं है और इतने भी मामला जो है वो गड़बड़ नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में वो वाली कैफियत बाकी नहीं रही जो एक वक्त में ब्राह्मणिक एकॉर्ड के जरिए से उठाई गई थी, और उसके जरिए से एक पूरा रीजनल बिलखसूस एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था कि इसराइल की रिकॉग्निशन के लिए जो 3 ब्राह्मणिक वो रिलीजन्स हैं वो आपस में इकट्ठे हो गए हैं, और उसके नतीजे में ये कजन जो है वो मिलकर नॉर्मलाइजेशन करेंगे। दूसरा ये है कि इसराइल के मसले के ऊपर ईरान और पाकिस्तान दोनों की रिजर्वेशंस हैं कि अगर इसराइल को एक्सेस पाकिस्तान की प्रॉक्सिमिटी में मिलती है, पाकिस्तान के करीब मिलना शुरू होती है, तो जहां इसराइल जाता है उसकी रिकॉग्निशन होती है, वहां उसका मिलिट्री ऑपरेटर्स जाता है, वहां उसका सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जाता है, उसका इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स जाता है। और पाकिस्तान, आपको पता है कि नेतन्याहू ने वीडियो इंटरव्यू में कहा कि मेरे 2 मुल्कों से मसला है, एक पाकिस्तान के साथ जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर चुका है, और एक ईरान के साथ के जो ऑन द वे है करना चाह रहा है। तो ये एक के डॉक्ट्राइन्स हैं जिसके ऊपर वो अमल करना चाहते हैं, और पाकिस्तान और ये रीजन उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें इसको मद्देनजर रखना होगा। जी, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत सारे अहम एग्रीमेंट से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जिनके ऊपर यकीनी तौर पे गैर मुल्की दबाव रहा है, सबसे अहम ये कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, और बहुत सारे मामलात में ईरान और पाकिस्तान के दरमियान वो तावन नहीं हो सका उन दबाव के नतीजे में। आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान का वाहिद इन्हिसार ऑयल के लिए सऊदी अरब था, और अब एनर्जी के लिए अगर पाकिस्तान ईरान की तरफ बढ़ता है, तो आप क्या समझते हैं कितना अहम होगा अगर ईरान से पाकिस्तान एनर्जी लेने में कामयाब हो जाता है? इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से तो आपने देखा कि पहले ही मायदा हो चुका है, लेकिन अगर गैस पाइपलाइन पर कोई पेशरफ्त होती है तो कितनी अहम होगी पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरह अभी बड़ा जामिया तज्जिया हुआ आपके सामने, मैं समझता हूँ कि जो अरब दुनिया और ईरान के दरमियान जो मुखासमत में कमी आती है, तनाव में कमी आती है, तो डेफिनेटली इसका असर हमारे माशरे पे भी पड़ेगा, हमारे जो सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन है उस पर भी पड़ेगा, जो हमदर्दी रखते हैं मुख्तलिफ मकाते पे फिक्र और दूसरे ममालिक की तरफ देखते हैं उन पे भी फर्क पड़ेगा, और हमारी एक सोशल सिक्योरिटी में भी इजाफा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो डिफरेंट मकाते पे फिक्र हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी इसी दानिशमंदी और यानी कि मैच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे और अपने हमांगी की तरफ बढ़ेंगे। एक बर्दाश्त का पहलू बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, नंबर 1। लेकिन जहां तक इकोनॉमिक का ताल्लुक है, देखें, मैं फ्रैंकली ये कहना चाहता हूं आपके तवज्जुह से कि उसकी बुनियादी वजह ईरान के साथ आपके जो माशी या एनर्जी कॉर्पोरेशन का बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे ना होने की बुनियादी वजह उसके ताल्लुकात की जो नौयत 1979 के बाद अमेरिका से रही है ना, वो है। ठीक है जी। मैं चूंकि मेरा सब्जेक्ट है और जिस तरह इन्होंने हल्का सा हवाला दिया शिराजी साहब ने, आपको बताता चलूं कि शाह ऑफ ईरान के टाइम पे अमेरिका ने 24 न्यूक्लियर रिएक्टर ईरान में लगाने की ऑफर की थी। और आज आप देखिए कि 79 के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया की पूरी तवज्जो का मरकज बना हुआ है और उसके ऊपर मुसलसल दबाव। जी, हमें ब्रेक लेनी है यहाँ पे, और हमें यहाँ पर एक ईरान की का निज़ाम हुकूमत है, असल मसला ये है। जी, हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। जी, ब्रेक लेनी है डॉक्टर साहब, और फिर ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है, हम उसके ऊपर बात करेंगे कि इसके पस मंज़र में क्या कहानी है। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे मशरिक़ वुस्ता में होने वाली इंतहाई अहम तब्दीलियाँ, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी मुफ़ाहमत। लेकिन इसी के तनाज़ुर में एक और इंतहाई अहम डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से, यानी वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से एक अहम तरीन स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, और ये कि ये पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम बिल्कुल महफूज हैं।
दबे लफ्ज़ों में कहा गया कि कोई दबाव नहीं। तो एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, ऑल ऑफ ए सडन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होना और इस मुलाकात के फ़ौरन बाद ये अहम तरीन स्टेटमेंट जारी होना, जिनकी तरफ बाकी एनालिस्ट ने भी बिल्कुल इशारा किया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर आप क्या समझते हैं, क्या किसी किस्म का कोई दबाव था? मैं नहीं समझता हूँ और ना ये होगा और ना इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। मुझे नहीं पता कि इसहाक डार साहब ने किस तनाजुर में ये बात किया, ये मिसाल के, क्योंकि या तो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनके बारे में, या उसके बारे में उनको हमारी सिक्योरिटी पैराडाइम के बारे में कल में मालूमात नहीं है कि हम किस तरह से इसको फॉलो करते हैं। ये तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसहाक डार साहब एक ऑथेंटिक स्टेटमेंट दिया है उसने, या उनको इस बात की समझ बूझ थी वो क्या कह रहे हैं। डॉक्टर सईद मोहम्मद अली साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले इस तरफ कुछ बात कर रहे थे, तो आप क्या समझते हैं, चूँकि आप उन इदारों के साथ काम कर चुके हैं, आखिर ये बहस क्यों छिड़ी और ये वजाहत क्यों जारी करना पड़ी सरकार की जानिब से इंतहाई अहम स्टेटमेंट जारी करने की क्या वजह है? मैं समझता हूं कि उन्होंने शायद ये बात इस वजह से की है कि ये शायद जो पिछले काफी अरसे से अवाम के सामने लाए जा रहे थे, मीडिया में गर्दिश कर रहे थे, एक तो DGIAEA का विजिट था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में शायद उन्होंने जरूरी समझा इस बात को बताना कि जी देखें हमारे मिसाइल्स या हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उस पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा, उसका इससे कोई ताल्लुक भी नहीं है। और देखिए कल ही दफ्तर खारजा का एक बाज़ाब्ता बयान भी आया है कि हमारे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मुज़ाकरात हैं उसके एजेंडे पे हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है। ये जी बिल्कुल। तो आप यकीन कीजिए कि हमारी कौम को ये भरोसा, एतमाद और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये नॉन निगोशिएबल है, ये मुल्क की सलामती की सबसे बड़ी जमानत है, हमारे कौमी वकार का सबसे बड़ा मजहर है और इसके ऊपर कोई समझौता कोई हुकूमत भी नहीं कर सकती। नासिर अब्बास शिराजी साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम्स के ऊपर, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर? आपने जिस तरह पहले भी बात की कि अगर हम वेस्टर्न दुनिया की बात करें तो उसमें इजराइल की नज़रें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के इस प्रोग्राम के ऊपर रहीं, बहुत दबाव भी रहा, अमेरिका का बिल्कुल बहुत दबाव रहा। आप क्या समझते हैं आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से पाकिस्तान किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त कर सकता है? पाकिस्तान इस मामले में बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान किसी तौर अपने न्यूक्लियर डेटरेंस से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान का ये जो साफ और शफाफ प्रोग्राम है जिसमें कभी कोई ऐसी लीकेज और ऐसा कभी कोई फ्लॉट नहीं हुआ कि जिसकी वजह से इसकी आलमी रेपुटेशन जो है वो मुतासर हो, तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बड़ा ही महफूज रहा है और उसने इसको साबित किया है। लेकिन मैं जितना अपने प्रोग्राम और अपने डिसीजन मेकर्स का इस हवाले से क्लियर हूं कि ये इस पे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होंगे, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी है। इनफैक्ट मैं कहां लेके जाऊं कि नेतन्याहू जैसा जो सबसे बड़ा सबसे लॉन्ग पीरियड है इसराइल की गवर्नमेंट का, वो बार बार वीडियो इंटरव्यूज के अंदर ये कह रहा हो कि ये है हमारी जंग, और इसके अलावा मुख्तलिफ बहानों से, हीलों से अमेरिकन जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी ये बात कह रहे हों, और आज फर्ज करिए इसहाक डार साहब, मुमकिन है कि ये एक पॉलिसी हो कि जिसके जरिए से ये इंडिकेट किया गया हो और आवाम को भी आगाह किया गया हो। ये फीलर्स होते हैं, ये नेशनल लेवल के ऊपर ये चीजें चलती हैं जिसमें मैसेजिंग होती है। बाज आप अनअनाउंस्ड मैसेजिंग कर रहे होते हैं, वो रिटर्न पेपर पे रख के नहीं की जाती कि ये हमारी रेड लाइन है और इस मामले पर आवाम पाकिस्तान के जो वो एक पेज के ऊपर खड़े हैं। लेकिन दुश्मन से हमें कोई पॉजिटिव तवक्को रखना कि नहीं जी, जब हमने अपने इस प्रोग्राम के ऊपर लगा दिया कि भाई ये हमारी रेड लाइन है, तो दुश्मन इस रेड लाइन को कभी सोचेगा नहीं। ऐसा नहीं है। दुश्मन दुश्मन है, वो पाकिस्तान का भी दुश्मन है, इसके सिस्टम का भी मुमकिन है दुश्मन हो, लिहाजा वो पूरे तौर पे कोशिश करेगा कि पाकिस्तान की इस सलाहियत को पाकिस्तान से लिया जाए, तो फिर पाकिस्तान एक वल्नरेबल कंट्री जो है वो रह जाएगा। तो लिहाजा उस हवाले से पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को हर मर्तबा अपनी चीजों को रिव्यू करने की जरूरत है। और जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, तो बिल आखिर इनकी हिम्मत पड़ती है और उन्होंने उसको रेलेवेंट किया है इसके IMF की बाज डिमांड्स के साथ। इसका मतलब है कि जब आप इकोनॉमिकली पैरालाइज होते हैं तो अल्टीमेटली जो है वो अनफेयर डिमांड्स आती हैं। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आए ताकि उसके साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का रास्ता खुले, और किसी को पाकिस्तान में सिक्योरिटी के बुहरान का बहाना बना के पाकिस्तान की न्यूक्लियर इशू को कहीं इसको बयान करने की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन खड़ा करे। पता मैं फिर ये कहूं कि एक वक्त में जब मारगला की पहाड़ियों के ऊपर मिलिटेंट्स आ गए थे और दाएं बाएं पाकिस्तान में
और इसका मिलिटेंसी का राज था, तो उस वक्त ये कहा जाता था कि भाई इंटरनेशनल बरादरी ये कंसर्न रखती है कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत जो है वो मिलिटेंट्स के हाथ में आ सकती है, अगरचे ऐसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद प्रोपेगेंडा जरूर किया गया है। तो हमें प्रोपेगेंडे के असरात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि ये हैं पाकिस्तान, तो हमें अपनी आंखें खुली रखने की जरूरत है। और उस हवाले से एक नेशन के तौर पे जिसके तमाम स्टेक होल्डर, खा वो पॉलिटिकल हों और खा वो एस्टेब्लिशमेंट और स्टेक होल्डर हों जो हमारे दिफाई हैं, एक पेज के ऊपर खड़े होकर दुश्मन को एक मैसेज देते नजर आए कि ये हमारी इस रेड लाइन को किसी सूरत पाकिस्तानी नेशन क्रॉस करने की इजाजत नहीं देगी, और उसमें सारे स्टेक होल्डर एट सेम पेज। जी नाज़रीन, बिल्कुल जहाँ तक ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी मुफाहमत का ताल्लुक है, इसका यकीनी तौर पर मशरक़ वस्ता के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर इंतहाई मुस्बत असर पड़ेगा। अमरीकी किरदार जो है ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कम ज़रूर होगा, चूँकि ये माहिदा अमरीका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल से बहुत कुछ हासिल करना है, देखना है, मॉनिटर करना है, चूँकि पाकिस्तान के दोनों ममालिक के साथ इंतहाई देरीना ताल्लुकात हैं और जोहरी और मिज़ाइल प्रोग्राम जो पाकिस्तान का, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव कबूल करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये क्लियर कर दिया पाकिस्तान की लीडरशिप ने। हम अपने माहिरीन नासिर अब्बास शिराजी, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली और एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।